गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम बीएससी में चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज को स्टडी कर रहे थे। हमने स्टडी किया था व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज, व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज। तो उसी में हमने पढ़ा था बैंक्स के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि बैंक्स होते क्या हैं। तो बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट deposit, withdrawal and provide loans for the businesses to earn profit। तो बैंक का काम होता है डिपॉजिट जमा करना, विड्रॉल करना पैसा, यानी कि आप वहाँ पर बैंक्स में ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये सारे काम करते हैं उन्हें हम बैंक्स कहते हैं। तो बैंक्स हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो बैंक्स होते हैं ये इकोनॉमी का बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में। डेफिनेशन ऑफ बैंक में आपको बताया चुका हूँ। टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से होते हैं। जो बैंक्स हैं अगर हम उन्हें ओनरशिप के बेसिस पर क्लासीफाई करें तो दो तरीके के बैंक्स होते हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वो कौन किसकी हिस्सेदारी होती है उसमें, गवर्नमेंट की। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब कैसे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक्स व्हिच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अप टू मिनिमम 51% शेयर। द गवर्नमेंट अलोन कंट्रोल्स देम, ठीक है। In India, 14 banks are nationalized in 1969 and 6 in 1980. तो list of public sector banks are Allahabad Bank, Andhra Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, Indian Bank and Indian Overseas Bank. Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, United Bank of India, UCO Bank, Vijaya Bank, IDBI Bank and भारतीय महिला बैंक। ये सब बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया के अंदर। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर ओन्ड बाय व्हिच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक जो क्या होते हैं जिनमें पब्लिक सेक्टर का अधिकार नहीं होता है, जिन्हें इंडिविजुअल्स द्वारा किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा रन किया जाता है, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर दोज बैंक्स व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और सम इंडिविजुअल्स। In India, banks like Jammu and Kashmir Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, Federal Bank, RBL Bank, Yes Bank, ICICI, Kotak Mahindra, Axis Bank, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पर इसको क्लासीफाई करें तो ये तो था ओनरशिप के बेसिस पर। एक पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है तो उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है तो उसे हम प्राइवेट बैंक कहते हैं। मैंने दोनों का एग्जाम्पल आपको दिया। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन करें फंक्शन के आधार पर, तो फंक्शन के आधार पर जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दीज बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लंप टू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। ये क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका काम होता है पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉल देना और लोन प्रोवाइड कराना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराना। बिसाइड दिस दीज बैंक परफॉर्म वेरियस एजेंसी फंक्शन फॉर देयर कस्टमर्स। These banks pay lesser interest on deposits while charge higher interest on the amount debt। ये क्या करते हैं कि जो पैसा पब्लिक से लेते हैं उस पर कम चार्ज देते हैं, कम इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन जब ये पब्लिक को उधार देते हैं, लोन देते हैं, डेट देते हैं तो उस पर उधार यानी उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इससे इनको क्या होता है, अर्निंग होती है। बाय दिस दे कैन अर्न प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। The industrial development bank are those banks which give medium term and long term loans to industries। ऐसे बैंक्स जो लंबे समय के लिए, मीडियम समय के लिए, मतलब कम और ज़्यादा समय के लिए लोन देते हैं। मीडियम समय के लिए मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द बिजनेस, उसे हम इंडस्ट्रियल बैंक्स बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। दीज बैंक्स हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री यूनिट। ये बैंक क्या करते हैं, नई इंडस्ट्री को लगाने में मदद करते हैं। These bank help in selling of shares and debenture of the companies। और ये जो कंपनी के जो शेयर इशू होते हैं, डिवेंचर इशू होते हैं, उनको भी सेल करने में कंपनीज की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैंक होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक नेशनल लेवल बैंक होते हैं और एक स्टेट लेवल बैंक होते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। ऑन द नेशनल लेवल देयर आर 4 बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हमारे यहाँ 4 बैंक्स हैं। IDBI, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे सिडबी के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई के नाम से जाना जाता है, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आईसीआईसीआई के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हैं नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल पर, ऑन द स्टेट लेवल देयर आर 2 बैंक्स, हमारे यहाँ पर 2 बैंक्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं लोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे एसएफसी बोलते हैं, और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसे एसआईडीसी के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल बैंक्स। एग्रीकल्चरल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच प्रोवाइड लोन प्राइमरली फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, जो खेती किसानी के लिए जो पैसा देते हैं बैंक, उन्हें हम एग्रीकल्चरल बैंक्स कहते हैं। अब एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी कई तरीके के बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक होता है, दीज बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लम्स, शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए छोटा छोटा उधार देते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को। दीज बैंक्स वर्क लाइक द कमर्शियल बैंक बट देयर स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप पैटर्न आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कमर्शियल बैंक। ये जो बैंक्स है कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनकी ओनरशिप और जो स्ट्रक्चर होता है वो उनसे अलग होता है। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। द मेन फंक्शन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं ये सिक्योरिटी लेते हैं, जमीन के ऊपर लोन देते हैं। ठीक है, दीज बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज लोन्स आर टू परचेज ट्रैक्टर। तो ये किस चीज़ के लिए लोन देते हैं बेसिकली, जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, जमीन सुधार के लिए और पुराने कर्जों को पूरा करने के लिए। दीज बैंक्स आर ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स, 2 तरीके के बैंक होते हैं ये, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। द बैंक वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी टू एनहेंस द बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सर्विसेज को, बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। इन दीज बैंक्स फीचर ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड, दोनों तरीके के गुण होते हैं इसमें, कमर्शियल और कोऑपरेटिव दोनों तरीके के कार्य प्रणाली होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। इनके जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, यानी कि जो बचत खाते खोले जाते हैं वो बैंक्स में खोल सकते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी पब्लिक से ये जो उनकी बचत का पैसा होता है उसे अपने यहाँ पर रखते हैं, यानी कि उसे क्या होता है जब हम अपना बचत खाता वहाँ पर खोलते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो डिपॉजिट होता है ये कितने तरीके का होता है, एक तो होता है फिक्स और टाइम डिपॉजिट, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैच्योरिटी के साथ आपको वापस मिल जाता है, एफडी जिसे आप बोलते हैं। इसमें एक पैसा जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए फिक्स अमाउंट जो है आपको दे दी, मतलब उसमें फिक्स कर दी जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैच्योरिटी के बाद आपको जो पैसा है विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। एक करंट अकाउंट होता है, इन दिस अकाउंट अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम एंड कैन विड्रॉल इट एंड व्हेन ही रिक्वायर्स इट। तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें आप कभी भी कितना भी पैसा, कितनी बार भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं। बेसिकली करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस होल्डर्स का होता है और इस पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट जानते हैं, मतलब अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आप 15,000 रुपये तक का क्रेडिट कर सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी बचत का छोटा छोटा हिस्सा सेव कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है आरडी बोलते हैं, जिसमें एक रेगुलर इंटरवल पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको हर महीने 100 रुपीज सबमिट करने होते हैं और आफ्टर मैच्योरिटी है सपोज 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको जो लंप सम अमाउंट है विद इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये काम होता है। एक होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की फैसिलिटी, जैसे उसमें फिक्स डिपॉजिट का भी बेनिफिट मिल गया, आरडी का भी बेनिफिट मिल गया, जिसमें करंट अकाउंट की भी फैसिलिटी होती है, सेविंग अकाउंट की भी फैसिलिटी होती है, उसे हम मल्टी डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इन ए टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर लिमिट्स गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, उसे हम मल्टी डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग।
आजकल आपने देखा होगा कि आजकल डिजिटल बैंकिंग की ओर हम ज़्यादा मूव कर रहे हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। यू कैन ट्रांसफर योर मनी बाय योर फोन और मोबाइल और विद एनी काइंड ऑफ एपरेटस। आप अपना अकाउंट जो है वो ई बैंकिंग के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको पैसा ट्रांसफर करना है या आपको कोई सामान खरीदना है तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। इस सर्विस को हम बोलते हैं ई बैंकिंग। इट रेफर्स टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से, अपने मोबाइल की हेल्प से, यानी इंटरनेट की हेल्प से ट्रांजैक्शंस करना ही हमारा ई बैंकिंग कहलाता है। अब इसमें कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT। अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इसको हम कहते हैं EFT। एक होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपने ATM मशीन देखी होंगी, वेयर यू जस्ट इंसर्ट योर कार्ड एंड हैव टू एंटर सम एंट्रीज एंड यू कैन गेट द अमाउंट दैट यू हैव एंटर्ड। इसमें क्या होता है, आपको एक कार्ड इंसर्ट करना होता है और अपनी डिटेल्स उसमें फिल करने के बाद जितना पैसा आपको निकालना होता है वो अमाउंट आप एंटर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से पैसा आपको मिल जाता है। ये बहुत सेफ और सिक्योर होता है। सिर्फ आपको इसमें क्या करना होता है, अपना जो ID पासवर्ड होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, यानी कि आपका जो पिन नंबर होता है वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। अगर आप उसे शेयर कर देंगे तो कोई भी आपके अकाउंट से पैसा वहां से निकाल सकता है। डेबिट कार्ड आप जानते हैं, जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। और जो अकाउंट में आपका जो पैसा होता है, यू कैन यूज दैट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ड, इसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। दूसरा क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है एक तरीके से ये लोन अमाउंट होता है। ये एक सर्टेन अमाउंट आपको असाइन कर दी जाती है एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू डिपॉजिट दैट मनी विद इंटरेस्ट। जितना पैसा आप खर्च करेंगे उसके उतने इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको वापस करना होता है। बेसिकली दिस इज ए काइंड ऑफ लोन। ये क्या होता है, एक तरीके का डेट होता है, एक तरीके का लोन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आ रही हैं। उसके बाद है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे हम NEFT के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। It refers to nationwide system that facilitate individuals, firms and companies to electronically transfer fund from any bank branch to any individual firm or company having an account with any other bank branch in the country। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इसे यूज कर सकता है NEFT के थ्रू। कोई भी सपोज मेरा अकाउंट है और मुझे किसी और को पैसा ट्रांसफर करना है पूरे इंडिया में कहीं भी, तो हम किसी भी नेशनल बैंक में किसी के अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट में, किसी कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं विद दिस फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT सेटल्स ट्रांजैक्शन इन बैचेस। जो NEFT होता है उसका जो सेटलमेंट होता है वो बैचेस में होता है। The settlement takes place at a particular point of time। इसके लिए एक समय फिक्स होता है जब इसका सेटलमेंट होता है। All transactions are held till that time। For example, as per RBI norms, NEFT settlement takes place 11 times a day during the weekdays। यानी कि जो सेटलमेंट होता है वो दिन में 11 बार होता है NEFT का। किसमें? वीकडेज में 9 to 7 PM एंड 5 times during Saturday। और ये कब से होता है? 9 से 1 बजे तक। सैटरडे को ये 5 बार होता है और वीकडेज में ये 9 बार होता है जो इसका सेटलमेंट होता है 9 से 7, और यानी कि हर घंटे पर लगभग इसका सेटलमेंट होता है। Any transaction initiated after a designated settlement time could have to wait till the next designated settlement time। एक्चुअल में क्या है, सपोज अगर एक बार 9 बजे सेटलमेंट हुआ और आपने जो ट्रांजैक्शन किया 9/5 पर किया, तो जो अगला आपका जो ट्रांजैक्शन सेटल होगा वो अगले साइकिल पे होगा। यानी कि अगर सपोज 9 बजे हुआ है और अगला सेटलमेंट साइकिल 10 बजे ओपन होगा, 10 o'clock ओपन होगा, तो आपका जो 9:05 पर जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका सेटलमेंट 10 बजे होगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट सेटलमेंट साइकिल चलती है उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास RTGS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RTGS और NEFT में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इट रेफर्स टू ए फंड ट्रांसफर वेयर ट्रांसफर ऑफ फंड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों?
रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। जैसे एनईएफटी में हमें वेट करना होता है कि जब सेटलमेंट होगा बैंक्स का तभी वो हमारी जो अमाउंट है वो क्लियर होगा, तभी ट्रांजेक्शन होगा। जैसे मैंने बताया 9 बजे सेटलमेंट हुआ, आपने ट्रांजेक्शन किया 9:05 पर, तो नेक्स्ट 55 मिनट तक लगभग आपको वेट करना होगा। जब नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल 10 बजे ओपन होगी तब आपका ट्रांसफर यानी ट्रांजेक्शन क्लियर होगा। लेकिन जो रियल टाइम का मतलब क्या है कि जब आप आरटीजीएस करते हैं तुरंत आपका जो पैसा है वो जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है आरटीजीएस और एनईएफटी में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ई बैंकिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एनईएफटी, आरटीजीएस और डिफरेंट सर्विसेज जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे और आगे अब हमारे पास जो और सर्विसेज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस के बारे में। अब हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।